आज हम एलटी ग्रेड मैथ की संपूर्ण रणनीति, कैसे उसकी तैयारी की जाए, क्या उसका सिलेबस है, इस पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अगर आपने इस तरीके को जो हम बताएंगे अपना लिया तो आपका बहुत अच्छे नंबरों के साथ एलटी ग्रेड क्वालिफाई हो जाएगा और साथ में आपका जो गृह जनपद है वहाँ का भी विद्यालय आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसके साथ एक फ़ायदा और होगा कि इससे संबंधित जो अन्य एग्जाम है जैसे एलटी ग्रेड हो गया, टीजीटी हो गया, जीआईसी प्रवक्ता हो गया, आपका जो एकलव्य आदर्श विद्यालय हो गए, वो भी आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो कमेंट आया था अजय का। अजय ने कमेंट करा था कि मुझको बता दीजिए कि किस तरीके से मैं एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स की तैयारी करूं। और दूसरा शिवानी का, ओ की तैयारी भी जो है उनका सब्जेक्ट है मैथ है। तो यहाँ पे अजय और शिवानी दोनों का कमेंट था कि हम किस तरीके से एलटी ग्रेड मैथ की तैयारी करें। और शिवानी ने एक कमेंट और किया था कि हम एलटी का मॉक टेस्ट कैसे लें, कहाँ से लें, आयोग वाला। तो उसकी वीडियो में आपकी दूसरी बना के दे देंगे, क्योंकि मुझे उसमें आपको समझाना पड़ेगा कि मॉक टेस्ट कैसे कैसे होते हैं, लाइव आपको दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेन चीज अजय की कमेंट क्या है कि भाई मैथ की तैयारी हम किस तरीके से करें। तो अजय और शिवानी दोनों का जो है एलटी ग्रेड का सब्जेक्ट क्या है, आपका मैथमेटिक्स है। ठीक है। और एक बात और कि जो नया आयोग है उसका गठन हो चुका है और चुनाव के बाद ही जो आपकी 2022 वाली टीजीटी की परीक्षा थी वो हो जाएगी। आपकी जो 2022 वाली टीजीटी की परीक्षा है वो हो जाएगी। उसके तुरंत बाद ही जो है जुलाई के बाद ही आपका जो प्रोसेस है नई टीजीटी का शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है एलटी ग्रेड से पहले टीजीटी देखने को मिल जाए। और जो इस बार टीजीटी का एग्जाम होगा, सबसे खास बात ये होगी कि उसमें जीएस का पेपर भी होगा। जैसा कि एलटी ग्रेड का पैटर्न है वैसा ही उसका पैटर्न होगा। तो करना क्या है अजय, यहाँ पे अजय और शिवानी की जैसे जो गणित है इसमें आपको 8 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। आपको संपूर्ण एलटी ग्रेड की तैयारी में पूरी रणनीति में 8 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। होता क्या है कि जैसे आप लोग जो है क्या करते हो, कहीं ट्रिप पे जाते हो या टूर पे जाते हो तो क्या करते हो, पूरी रणनीति बनाते हो कि इतना सामान पैक करना है, ये सामान चाहिए, ये दवा चाहिए, इतने कपड़े चाहिए, पहले हम इस स्टेशन पे जाएंगे, फिर हमारा दूसरा स्टॉप वहाँ होगा, तीसरा स्टॉप वहाँ होगा, चौथा स्टॉप वहाँ होगा, वहाँ ये करेंगे, वहाँ ऐसे घूमेंगे। तो हम पूरी रणनीति बना लेते हैं। वैसे ही एलटी ग्रेड की जो रणनीति है वो आपकी 8 स्टेशन मान लो, आपको 8 स्टेशनों से गुजरना है। जैसे कि जिम में क्या होता है, आप जिम में जाते हो तो आपका एक पूरा पैकेज होता है, अगर वजन घटाना है तो भी और वजन बढ़ाना है तो भी। तो वैसे ही एलटी ग्रेड है, ये कोई मामूली एग्जाम नहीं है, इसका भी पूरा अपना पैकेज है। जिसके पैकेज में क्या होता है, मूल्यांकन हो गया, रुचि हो गई, आप कौन से एग्जाम दे सकते हैं, पुराने आयोग के पेपर, आपकी बुक लिस्ट, फिर आयोगों के पेपर हल करना और अपनी तैयारी शुरू करना। कुछ आपको मटेरियल चाहिए, फिर इसके बाद पुराने साल के पेपर चाहिए और आपको बुकें चाहिए। बस इसके साथ ही आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। और इस रणनीति को अपनाने से सबसे अच्छा फायदा आपको यह मिलेगा कि जो सबसे बड़ा कलेश है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति में आपकी तैयारी एलटी के साथ साथ टीजीटी की भी हो जाएगी। और फिर वहां पर क्या होगा कि एलटी से पहले अगर टीजीटी आती तो भी आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो यहां पे जो सिलेबस है किसका, एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स का, वो सिलेबस में 7 यूनिट हैं, 7 यूनिट हैं। हालांकि इन यूनिट के अंदर भी उसने, आयोग ने अपना सिलेबस दे रखा है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो जो आयोग है उसने अंदर भी सिलेबस दे रखा है। पर अगर मैं पूरा सिलेबस लिखता तो इसमें नहीं आता, पर मैंने क्या करा है, सिलेबस को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। ठीक है। तो आपका जो है ये नोटिफिकेशन देखेंगे एलटी ग्रेड का जो 2018 वाला था, तो इसमें भी इन्होंने सिलेबस दे रखा है, सिलेबस चेंज नहीं है। तो आपका जो पहला सिलेबस, पहला यूनिट है, 7 यूनिट है। ठीक है। इन यूनिटों के अंदर भी सिलेबस है। तो हमने मोटे तौर पे जो है आपकी 7 यूनिट लिख ली हैं। जैसे अलजेब्रा हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, ठीक है, वेक्टर एनालिसिस हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, कैलकुलस हो गया, और इसके बाद ज्योमेट्री हो गई, स्टैटिक्स एंड आपकी जो स्टैटिक्स हो गई। तो इस तरीके से अगर ये इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में देख लो, बीजगणित, वास्तविक विश्लेषण, सदिश विश्लेषण, सम्मिश्र विश्लेषण, कलन, ज्यामिति, सांख्यिकी। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके क्या हैं, 7 टॉपिक हैं या 7 यूनिट हैं, इसके अंदर भी उसने दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना मूल्यांकन करना है। पहला जो स्टेशन है आपका या पहला स्टेप है वो यही है कि आपको अपना मूल्यांकन करना है। और मूल्यांकन में क्या करना है कि 2018 वाला पेपर आपको ईमानदारी से लगाना है एलटी ग्रेड का।
ठीक है। तो जैसे मेरे एक स्टूडेंट को मैंने कहा था, वो भी मैथमेटिक्स का था, उसको मैंने बोला था कि आप मुझे अपने नंबर बताइए लगा के, तो उस स्टूडेंट ने अपना मॉक टेस्ट लगाया। कौन सा लगाया? आयोग का 2018 वाला। तो उसका जो सब्जेक्ट था मैथ, उसमें बन रहे थे 52%। कितने बन रहे थे? 52%। और जीएस में कितने बन रहे हैं? 30%। ऑल ओवर उसके बन रहे हैं 48%। तो जो भी आप तैयारी अपनी शुरू करना चाहते हैं तो एक बार अपना क्या कर लें, मूल्यांकन कर लें। इससे आपको भ्रम दूर हो जाएगा कि आपकी बहुत तैयारी है या आपकी कम तैयारी है। हो सकता है आपके यहाँ पे 48 ना होकर 90% आ जाएं, हो सकता है 50% आ जाएं। तो कहने का मतलब आपको अपना स्व मूल्यांकन पहले स्टेप में करना है। 2018 से आप कर लीजिए। तो इन्होंने जो स्टूडेंट है, इन्होंने अपना मूल्यांकन करा तो इनका ऑल ओवर 150 जो नंबर का पेपर आता है उसमें क्या है, इनके 48% नंबर दोनों में आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कंपटीशन में कि अगर आपके 70% नंबर तक आ रहे हैं पुराने साल के पेपर में या मॉक टेस्ट में तो मामला सही है, लेकिन 48 में मामला गंभीर माना जाता है। पर ऐसा कुछ नहीं है। जब तैयारी हम शुरू करते हैं तो यही मान के करते हैं हम जीरो से कर रहे हैं, तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 48% नंबर आए हैं, कोई टेंशन मत लो। आपको करना क्या है कि बस अपना एक लेवल पता लगाना है, आप कितने लेवल में है। तो अजय करना क्या है कि सबसे पहले आपको मूल्यांकन आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या करना है, रुचि। रुचि को मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैथ जो है वो एक आम सब्जेक्ट नहीं है, मैथ एक आम सब्जेक्ट नहीं है। और जो आपके लिए ही, आप तो इससे भाई बीएससी करें हैं या हो सकता है एमएससी करें, बीएड करें, लेकिन बहुत से लोगों के लिए डर का विषय है, टेंशन का विषय है। तो किसी भी काम को करने में सफलता इस चीज पर निर्भर करती है कि आपकी उसमें रुचि कैसी है। तो आपको दूसरे स्टॉप पे क्या करना पड़ेगा, अपनी रुचि डेवलप करना पड़ेगी। अब बात आई सर कि मैथ में अपनी रुचि डेवलप कैसे करें, तो मैंने सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप मूवी देख सकते हैं रामानुजम, ठीक है। मैंने थोड़ी सी मूवी देखी थी रामानुजम की, जो साउथ वाली बनी हुई है। कतई मोटिवेशन आ गया, बहुत अच्छी लगी कि जब बच्चा था तो कितना ज्ञान था, और अपने से बड़े बच्चों को मैथ पढ़ाना। इसके मंदिर वाली, जो आपने रील्स में भी देखा होगा, मंदिर वाली जो घटना थी, बच्चा बता देता है कि इतने इतने चने जो हैं इतने को दिए जा रहे हैं, इतने भक्त जो हैं वो इस बार बिना प्रसाद के रह जाएंगे, अंत में वही होता है। तो आपको रामानुजम, आप फिल्म देख सकते हैं रामानुजम की। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं विभिन्न गणितज्ञों की, जो कि भारत के हैं और विश्व के हैं। आप समझ रहे रुचि कैसे आएगी। दूसरा काम आपको यह करना है कि गणित का इतिहास पढ़ना है। क्या करना है? गणित का इतिहास पढ़ना है, विश्व का पढ़ना है और भारत का पढ़ना है। जैसे ही आप गणित का इतिहास पढ़ेंगे, विश्व का, भारत का, तो आपके अंदर रुचि आने लगेगी। और थोड़ा बहुत यूपी का देख लेना कि यूपी में कौन कौन से गणितज्ञ हुए हैं या यूपी के कौन से एक्सपर्ट मैथ के रहे हैं। तो दूसरा काम रुचि के लिए आपको क्या करना है, गणित की हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। जैसे जब मैं लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाता हूं या संस्कृत पढ़ाता या हिंदी पढ़ाता हूं या बायो पढ़ाते हैं, तो हम एकदम सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा सा उसका इतिहास, थोड़ी सी उसकी भूमिका, उनके फादर के बारे में पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे के अंदर रुचि आ जाए। इसके बाद आपको जो गणितज्ञ हैं, चाहे इंडियन हैं या फॉरेनर हैं, फॉरेन के हैं, उनकी भी बायोग्राफी आपको थोड़ी थोड़ी पता होना चाहिए। इंडियन जैसे जो भी रहे हैं, वैदिक गणितज्ञ हुए हैं या इनके बाद के हुए हैं, उनके बारे में भी आपको पता हो, ठीक है। इसके बाद आपको एक काम और करना है अपनी रुचि को डेवलप करने के लिए, कि आप अपने आसपास का जो एलटी ग्रेड का कॉलेज है, जीआईसी कॉलेज है, जो जीआईसी होता है राजकीय इंटर कॉलेज, उसमें जाके आप टीचर से भी बात कर सकते हैं कि सर मुझको तैयारी शुरू करना है, कुछ राय दे दीजिए, कुछ बता दीजिए, तो वो भी आपको गाइड करेंगे। इसके बाद आपको अपनी रुचि बढ़ाने के लिए क्या करना है, आपने, हो सकता है आपने इंटर जो है वो राजकीय इंटर कॉलेज से करा हो, या हो सकता है एडिट से करा हो, या हो सकता है प्राइवेट से करा हो। अगर एडिट से या राजकीय से किया है तो डायरेक्ट वहां जाके आप बच्चों से बात कर सकते हैं, और नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप परमिशन लेके बच्चों से बात कर सकते हैं कि आप बच्चों, आपको प्रॉब्लम क्या आ रही गणित में। तब आपको पता लगेगा कि मेन समस्या बच्चों की क्या है, क्योंकि जो एग्जामिनर पेपर सेट करते हैं एलटी ग्रेड के, वो इस तरीके का पैटर्न रखते हैं कि जो बच्चों की समस्याओं को समाधान कर सके। मतलब आपके अंदर वो क्वालिटी देखना चाहते हैं कि आप बच्चों की समस्याओं को समाधान कर सकें, और जैसे ही आप बच्चों से बात करोगे आपकी रुचि डेवलप हो जाएगी। और इसके अलावा मैथ की तो भाई बात ही अलग है, मैथ वाले हो गए, इंग्लिश वाले हो गए, ये तो अंधी कमाई होती है इनकी कोचिंग में। तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को कोचिंग भी दे सकते हैं, पर वो फ्री में, पैसों में नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप हाई स्कूल और इंटर के स्टूडेंट को ये बोल सकते हैं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको पढ़ा सकता हूं। ज्यादा नहीं पढ़ाना है, 1 घंटा पढ़ाना है और बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़ाना है, आपको तो अपनी रुचि डेवलप करना है। जैसे ही आप उन स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, आपके अंदर रुचि डेवलप हो जाएगी, और इसके बाद फिर आपका मन भी धीरे धीरे पढ़ने में लगने लगेगा। और जैसे ही आपको लगे कि आपका मन पढ़ाई में लगने लगा, मैथ समझ में आने लगा, इसके बाद उन बच्चों की छुट्टी कर दीजिए, ठीक है। आपको तो केवल अपना उल्लू सीधा करना है।
तो ये मैंने आपको तरीके बताए हैं कि तैयारी शुरू करने से पहले इस तरीके से आप अपना जो है रुचि बनाओ, अपना इंटरेस्ट लगाओ, किसमें? मैथ में। तो इतना काम हो गया। इसके बाद आपको और अपना मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, देखो मोटिवेशन दो तरीके का होता है, एक आंतरिक और एक बाह्य। जो बाह्य होता है वो आपका कैसा होता है? उफान की तरह होता है, जैसे दूध में अचानक उफान आया और सारा दूध बह गया। लेकिन जो दूसरा मोटिवेशन आंतरिक होता है वो उबाल की तरह होता है, धीरे धीरे उबलता रहता है और अंत में क्या बन जाता है? खोया। तो आपको यही करना है कि दूसरा अपना आंतरिक मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बाह्य मोटिवेशन तरह काम करेगा, जो आप मूवी देखेंगे या इंटर कॉलेज में जाके बच्चों से बात करेंगे। लेकिन जो आपको आंतरिक मोटिवेशन लेना है उसके लिए आप क्या करेंगे? एक क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से, अगर मैं तैयारी कर रहा हूं मैथ सब्जेक्ट से कंपटीशन की, शिक्षक भर्ती की, तो ऐसी कौन कौन सी भर्ती हैं कि मेरे पास, भाई आप यूजी मैथ होंगे, आपने बीएससी किया होगा मैथ से, और क्या बीएड किया है, तो मैं अपनी योग्यता से ऐसे कौन कौन से एग्जाम हैं जिनमें अप्लाई कर सकता हूं। तो आप देखेंगे कि आप जो हो, अजय और शिवानी, आप लोग जो हो क्या कर सकते हो? एलटी ग्रेड में अप्लाई कर सकते हो, यूपी टीजीटी में अप्लाई कर सकते हो, एडिट जूनियर में अप्लाई कर सकते हो, केबीएफ टीजीटी में अप्लाई कर सकते हो, एनबीएफ टीजीटी में अप्लाई कर सकते हो, आश्रम पत्ती में अप्लाई कर सकते हो। आश्रम पत्ती का मैंने ज़्यादा जिक्र नहीं किया था, आश्रम पत्ती के भी विद्यालय होते हैं और इनका भी पेपर वही लोग बनाते हैं जो एलटी ग्रेड का बनाते हैं। यानी जो पेपर एलटी ग्रेड के एग्जाम में बनाते हैं, जो एलटी ग्रेड का आयोग है, जो आयोग एलटी ग्रेड का पेपर बनाता है, वही आयोग आश्रम पत्ती वाला बनाता है। ये एक ऐसे स्कूल होते हैं, इनका आश्रम पत्ती नाम होता है, बच्चे वहां पे आवासीय रूप से रह के पढ़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया गेल, भेल, सेल, इफ्को, जो इस तरीके के केंद्र सरकार के इंटर कॉलेज होते हैं, वहां आप अप्लाई कर सकते हो। ईएमआरएस, आदर्श एकलव्य विद्यालयों में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। मैथ से अब अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज, पहले क्या होता था केवल अल्पसंख्यक ही पढ़ा सकते थे, लेकिन अब वो सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब खुली भर्ती होगी, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और जो अन्य राज्यों के टीजीटी पीजीटी होते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो अपने मन को ये समझाओ, यहां आपको होमवर्क करना है। ठीक है। क्या करना है? होमवर्क। प्रॉब्लम तो यही है भाई, होता क्या है कि जैसे ही हम डिसाइड करते हैं एलटी ग्रेड करना है, मार्केट में गए, कोई भी एक दो बाजारू किताब लिया, एलटी ग्रेड गाइड लिया है, तैयारी शुरू कर दी, लो जी कंपटीशन हुआ नहीं। या और आफत से बचना है तो कोई कोर्स खरीद लिया, कोई भी कोर्स खरीद लिया, या कोई चैनल ले लिया, या देखने लगे। ऐसी तैयारी नहीं होती है। तो आपको क्या करना है? अपने आप से एक होमवर्क करना है, एक लिस्ट बनाना है कि किन किन चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपका काम आसान कर दिया, बता दिया कि आप इतनी जगह अप्लाई कर सकते हो। अब आपको क्या करना है? ये जितनी भर्ती मैंने बताई हैं, सीधे गूगल क्रोम पे जाएंगे या गूगल करेंगे, और गूगल करके इन सबके सिलेबस प्रिंट आउट निकाल लेंगे, सिलेबस निकाल लेंगे। और सिलेबस निकालने के बाद में क्या करेंगे? उन सिलेबस को व्यवस्थित कर लो, यानी व्यवस्थित करो और कॉमन सिलेबस पकड़ो। जैसे मैंने बताया कि बीजगणित है, वास्तविक विश्लेषण, सदिश विश्लेषण, सम्मिश्रण, कलन, ज्यामिति और सांख्यिकी। अब आप ये देखो कि इन जितने भी परीक्षाओं में आप पेपर, जितने भी एग्जाम आप दे सकते हो, इसमें ऐसे टॉपिक कौन से हैं जो इन सभी भर्तियों में आ रहे हैं, जो इन सभी भर्तियों में आ रहे हैं। उन कॉमन टॉपिकों को पकड़ लो, उन कॉमन जो टॉपिक हैं उनको टिक लगा लो। कि जैसे ये बीजगणित है, अब ऐसा तो है नहीं कि देखो एलटी ग्रेड दो तब भी बीजगणित आना है। ठीक है। टीजीटी दो तब भी बीजगणित आना है, एडिट जूनियर दो तब भी बीजगणित आना है, केबीएफ दो तब भी बीजगणित आना है। यानी ऐसे कौन से टॉपिक हैं गणित के जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 10 भर्ती परीक्षाओं में वो टॉपिक आएंगे। इन ऐसे कॉमन टॉपिकों को आप पकड़ लो। इसके बाद इन टॉपिकों में वरीयता किसको देना है? आपको एलटी ग्रेड और टीजीटी की, इन दो चीजों को वरीयता देना है। यानी आपको क्या करना है? होमवर्क के रूप में आपको यह तय करना है कि ऐसे सिलेबस के कौन से टॉपिक हैं जो हर भर्ती परीक्षा में आ रहे हैं, और दूसरा उनमें भी वो कौन से हैं जो एलटी और टीजीटी में आ रहे हैं। इतना काम आप कर लेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है? अपनी बुक लिस्ट रेडी करना है। बुक लिस्ट का मतलब मटेरियल। मैं वही बात कहता हूं, बिना हथियारों की लड़ाई नहीं लड़ी जाती, और ये कंपटीशन बिना किताबों के नहीं निकलेगा। तुम सोचो कि मार्केट की गाइडों से या किसी का हम चैनल लेकर या कोई पेड कोर्स लेकर या किसी टीचर के द्वारा पढ़ाकर एग्जाम क्वालिफाई कर लें, भाई साहब नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? किताबें आपको चाहिए ही चाहिए होंगी। अब बात आई कि कौन सी किताबें चाहिए होंगी, कौन सी बुक लिस्ट चाहिए होगी। ठीक है। तो बुक लिस्ट आपको, क्योंकि एक चीज मैं आपको और बताऊं, आप जो एलटी ग्रेड के टीचर बनोगे या टीजीटी के बनोगे तो आप कक्षा 9 के बच्चों को पढ़ाओगे, कक्षा 10 के बच्चों को पढ़ाओगे। ठीक है। तो आपका जो सिलेबस होगा वो भी फोकस जो होगा वो कक्षा 9 10 11 12 को करके फोकस होगा, लेकिन लेवल जो है वो बीएससी और एमएससी के लेवल का होगा। बात समझ रहे हो? जो टॉपिक की लिस्ट होगी, जो टॉपिकों पे महत्वपूर्ण चोट करेंगे ये लोग, वो कक्षा आपके 9 10 11 12 पे करेंगे, लेकिन उसका लेवल जो है वो आपका ग्रेजुएशन
और पीजी लेवल का होगा। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपके पास यूपी बोर्ड की, फिर वही बात सुन लीजिए, यूपी बोर्ड की कक्षा 9 की, कक्षा 10 की, 11 की और 12 की मैथमेटिक्स की बुक होनी ही चाहिए। इसके बाद बीएससी और एमएससी की बुक होनी चाहिए। इसके बाद बाजार की कोई भी ऐसी आप एक एलटी ग्रेड की गाइड ले लो जिसमें सारे टॉपिक हों। किसके? आपके एलटी ग्रेड के सारे टॉपिक हों, कोई भी बाजार के किसी भी प्रकाशन की, बस एक ट्रैक के लिए या एक तरीके से हल्का सा देखने के लिए या हल्का सा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको बाजार की कोई भी एलटी ग्रेड या जीआईसी प्रवक्ता गाइड। देखो एलटी ग्रेड छोटा भाई है मैथमेटिक्स का एग्जाम, और जो जीआईसी प्रवक्ता है वो बड़ा भाई है। तो जो लेवल आपका एलटी ग्रेड में होगा उससे थोड़ा बड़ा हुआ लेवल होगा जीआईसी प्रवक्ता में, और उससे और बड़ा हुआ लेवल होगा असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में। इसके बाद आपने इतनी गाइड ले ली, फिर मैथ की कुछ और किताबें आती हैं, उसमें आपका गौरव यादव की आप बुक ले सकते हैं, एम टायरा की ले सकते हैं, आर.डी. शर्मा की ले सकते हैं, सगीर अहमद की ले सकते हैं, क्विकर मैथ ले सकते हैं, टर्की मैथ ले सकते हैं और डीएन मिश्रा की ले सकते हैं। या आप जब यहाँ मिलने जाएंगे आप एलटी ग्रेड के कॉलेज में तो वहाँ भी टीचर से पूछ सकते हैं बुक लिस्ट बता दीजिए, वो बुक लिस्ट आपको बता देंगे, क्योंकि वो भी बड़ा मेहनत करके आए, वो सब कुछ पढ़ के आए हैं। क्योंकि जो आयोग है एलटी ग्रेड का वो पीसीएस है, इसमें असल में 2 पेपर जो कराने का उद्देश्य है वो यही है कि किसी भी कंडीशन में बेवकूफ़ आदमी शॉर्टकट तरीके से अंदर ना आ जाए। हालांकि नेगेटिव मार्किंग है, सब कुछ है, 2 एग्जाम का मतलब यही होता है जो स्टडी करेगा, जो मेहनत करेगा वही टिक पाएगा और हर कोई टिक नहीं पाएगा। इसके बाद आपने बुक लिस्ट रेडी कर ली, अब आपको आयोगों के पेपर चाहिए, ठीक है। और जैसे आप ये कह रहे हो कि एलटी ग्रेड के हमें आयोगों के पेपर कहाँ मिलेंगे, आप किसी भी बुक स्टोर पर जाइए और उनसे कहिए 10 साल के एलटी ग्रेड के मैथ के पेपर दे दो, तो वो आपको एक बुक टाइप में दे देगा, सॉल्व पेपर। एलटी ग्रेड के होंगे, ऐसे ही जीएससी प्रवक्ता के होंगे। अभी मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें वो आपको पेपर भी दिखा दूंगा किस तरीके के वो पेपर होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये सब पेपर ले लेना है। किस किस के लेना है पेपर? पुराने साल के पेपर आपको एलटी ग्रेड के 10 साल के ले लेना है, जीआईसी प्रवक्ता मैथ ले लेना है, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय वाला लेना है, कितना 10 साल के, आश्रम पत्ती के ले लीजिए और टीजीटी पीजीटी के ले लीजिए। इतने आप पुराने साल के क्वेश्चन पेपरों की बुक खरीद लीजिए, इसमें क्वेश्चन पेपर होते हैं। ये किसी भी पब्लिकेशन का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे यूथ जो है अच्छा बना रहा है और घटना चक्र भी सही बना रहा है, यूथ में भी आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखो क्या है कि आयोगों के पेपर को हल करना। अब एक पेपर तो आप ऊपर हल कर चुके हो, आपको पता लग गया आप कितने पानी में हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपना अच्छे से इसको हल करना है। तो सबसे पहले तो आप एलटी ग्रेड के सारे पेपरों को हल करेंगे, ठीक है। फिर जीआईसी प्रवक्ता करेंगे, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर करेंगे। इसके बाद आप उन पेपरों को जब हल करेंगे तो उस क्वेश्चन के आगे टॉपिक लिखते रहेंगे कि ये क्वेश्चन जो है बीजगणित से है या वास्तविक संख्या से विश्लेषण से है या सदिश विश्लेषण से है या कैलकुलस से है, ठीक है, या ज्योमेट्री से है। उसके आगे आप टॉपिक लिखेंगे और आप ये पता लगाएंगे कि इन 7 टॉपिकों में ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे सर्वाधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ये मॉडिफाई सिलेबस नहीं है, ये आयोग का सिलेबस है, इसको आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। ठीक है, जैसे अब वही वाली बात आ गई कि आपको एक पार्टी देना है और सामने वाले ने शर्त रख दी कि पार्टी में 50 लोगों से कम नहीं होने चाहिए, 50 के 50 होने चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा ना हो। तो ऐसी स्थिति में जब आप लिस्ट रेडी करते हो तो जो सब अपने आपके जो सबसे खास वाले होते हैं उनको लिस्ट में आप सबसे ऊपर रखते हो। वैसे ये जो 7 टॉपिक है, मूर्ख लोग क्या करेंगे, 7 टॉपिक की तैयारी कब से करने लगे। आपको क्या करना है, उन पुराने साल के पेपरों से जिसमें एलटी के होंगे, जीआईसी के होंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर आपके राजकीय वाले होंगे, ठीक है, गलती मत करना, राजकीय वाला, ठीक है, जो ये एलटी ग्रेड का आयोगी कराता है। तो इनसे आप ये पता लगाओ कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनसे अधिक प्रश्न आ रहे हैं। तो जिनसे अब वो कैसे पता लग जाएगा, आप गिन सकते हो आराम से। जैसे आपने 2018 का पेपर लगाया, 2018 का, तो आपको पता लग जाएगा कि 2018 के पेपर में जो है बीजगणित से कितने क्वेश्चन है, ठीक है, वास्तविक विश्लेषण कितने क्वेश्चन है, या कैलकुलस से कितने हैं, या ज्योमेट्री से कितने हैं, आपको ये पता लग जाएगा। फिर आप दूसरा पेपर लगाएंगे एलटी का, उसमें भी आपको पता लग जाएगा। फिर आप जीएससी पेपर लगाएं तो पता लग जाएगा। कुल मिला के आपको ये सटीक पता लग जाएगा कि मैथ में ऐसा कौन सा टॉपिक है कि जिससे, भाई ये मान के 7 टॉपिक हैं तो कुछ टॉपिक तो ऐसे होंगे कि जिनसे 80% क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ टॉपिक इससे होंगे जैसे उनसे 20% आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको संस्कृत का मॉडिफाई सिलेबस करके दिखाया था एक वीडियो में, संस्कृत सिलेबस की वीडियो में, तो मैंने बताया था कि 18 टॉपिकों से 106 क्वेश्चन आ रहे हैं और बाकी 18 टॉपिकों से जो है वो ऐसी 44 पता नहीं कितने क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो एक मोटा अंदाज कि एक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये पता लगाना है ऐसे कौन से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन अधिक आ रहे हैं। इसके बाद आपको ये देखना है, जब आप मॉक टेस्ट लगा ही चुके हैं आयोग के, कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके बिगड़े हैं। वो क्वेश्चन नहीं बिगड़ा है, वो टॉपिक बिगड़े हैं, तो उन बिगड़े हुए टॉपिकों की भी आपको लिस्ट बनाना है, ठीक है। और इसके बाद आपको अपना मॉडिफाई सिलेबस तैयार करना है। और मॉडिफाई सिलेबस की सबसे खास बात ये होगी कि उसमें वो टॉपिक ऊपर होंगे जो कैसे होंगे, जिनसे क्वेश्चन बहुत आते होंगे, और जिनसे क्वेश्चन कम आते होंगे वो टॉपिक नीचे रहेंगे, ठीक है। और दूसरा आप क्या करेंगे, एक सिलेबस और रेडी करेंगे जिसमें जो आपके बिगड़े हुए क्वेश्चन हैं, यानी जो आपके वीक टॉपिक हैं, उनको भी आप एक लिस्ट बनाओगे जिसमें आप ज़्यादा मेहनत करोगे। इसके बाद क्या करोगे, अब जब आप टॉपिक क्वेश्चन के आगे टॉपिक लिख चुके हो, अब जैसे आपने क्या करा, बीजगणित है, अब बीजगणित तो यहाँ पे लिख दिया बीजगणित। अब इससे संबंधित जितने क्वेश्चन एलटी में आए हैं, जीआईसी प्रवक्ता में आए, असिस्टेंट प्रोफेसर में आए, उसको आप एक पेज पे लिख लीजिए, ठीक है। मतलब आपके सभी क्वेश्चन एक ही टॉपिक के एक पेज पे आ जाएंगे। फिर आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर लीजिए, ठीक है। पोर्टफोलियो में क्या करना है, आपने अपना मॉडिफाई सिलेबस तैयार कर लिया जीएस का और मैथ का। यहां एक चीज मैं आपको बता दूं कि जीएस का जितना सिलेबस है उसमें आपको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीएस का जितना सिलेबस है, जितने टॉपिक हैं, जितना मॉडिफाई सिलेबस है, वो सब हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो जीएस के जो टॉपिक हैं कि कौन सा टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे कम आ रहे हैं, ठीक है, कैसे करके उसका मॉडिफाई सिलेबस बताएं, कैसे करके पोर्टफोलियो बताएं, ये सारा काम हमारा है। आपको इस पर कोई होमवर्क नहीं करना है, ठीक है। आपको होमवर्क जो है केवल अपने विषय पे करना है। तो आपको मॉडिफाई सिलेबस बनाना है, फिर अपना टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाना है टाइम के हिसाब से भी और टॉपिक के हिसाब से भी। वो अभी एक वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको बता दूंगा कैसे करके बताना है। इसके बाद डायरी बना लेना है। तो संभावित सिलेबस कि संभावित टारगेट कि आपको ने संभावना करी कि मैं अलजेब्रा जो बीजगणित है, इसको मैं संभावना लगाई कि मैं 1 महीने में कंप्लीट कर लूंगा। और दूसरा वास्तविक कि वास्तव में 1 महीने में हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद आप एक मॉक टेस्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे, ताकि आप तैयारी करने के बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे आयोग के दोबारा से जो बिगड़े क्वेश्चन है। और तो पता लगाएंगे कि पहले मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आए। पता लगा पहले मॉक टेस्ट में आए आपके 48, दूसरे में कितने आए 56, तीसरे में कितने आए 70, चौथे में कितने आ गए, पता लगा आपके 90 आ गए। कितने आ गए, 90 आ गए। तो ऐसे ही आपको क्या है, एक रिपोर्ट कार्ड बन जाएगा कि हाँ आपके मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ठीक है। तो ये तैयार करना है। अब आप अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। तैयारी शुरू करते हुए आपके पास 2 चीजें होंगी। एक तो आपके पास महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे जो कि आपके मॉडिफाई सिलेबस में होंगे। आपने पुराने साल के क्वेश्चन पेपरों से पता लगा रखा है कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनसे पता क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा, आपको अपने कमजोर टॉपिक भी पता होंगे। तो जब आप महत्वपूर्ण टॉपिकों को तैयार कर रहे होंगे, उसी के अंतर्गत जब वो कमजोर टॉपिक आएंगे तो उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करोगे, ठीक है। अब आपको भी तैयारी शुरू करना है 8वें नंबर पे, अंतिम स्तर पे। तैयारी शुरू करने में सबसे पहले आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया। अब आपको 10 साल के पेपर देखना पता लग गया कि ज्योमेट्री से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्जामिनर पागल हो चुका है ज्योमेट्री को लेकर, मतलब सर्वाधिक क्वेश्चन अगर किसी से हैं तो ज्योमेट्री से हैं। तो आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया ज्योमेट्री। अब एकदम ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है, पुराने साल के पेपर जो आपने यहाँ क्या करे थे, अब आपने जो ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन थे वो आपने एक पेज पर कर लिए। किसके, ज्योमेट्री के, जिसमें किसके थे, एलटी के थे, जीआईसी प्रवक्ता तक के सबके थे। अब आप क्या करेंगे कि एकदम इस टॉपिक को न पढ़ के पहले ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आए हैं एलटी ग्रेड में या जीआईसी प्रवक्ता में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसको आप देखेंगे और समझेंगे। और समझने के बाद ये पता लगाएंगे कि जो आपके पास मटेरियल है, मटेरियल क्या है, कक्षा 9, 10, 11, 12 बीएससी एमएससी की बुकें हैं। इसके बाद एक एलटी ग्रेड की गाइड है। और ये है कि आखिरकार जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं वो किस मटेरियल में मिल रहे हैं, वो किस मटेरियल में मिल रहे हैं, और कुछ वहां से बात बन रही है नहीं बन रही है, तो वहीं आप अपने मटेरियल का सिलेक्ट कर लेंगे। अब मैंने इतनी किताबें बता दी, सारी नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चन की सबसे देखना है कि आपकी किताबें, आपका जो क्वेश्चन है वो किस मटेरियल मिल रहा है। अब आपका मटेरियल डिसाइड हो गया, क्वेश्चन मैचिंग हो गए, और बस फिर आप उसकी तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन देख चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से ये आपकी मैंने एक संपूर्ण रणनीति बना दी, और ये केवल उन लोगों के लिए है जो पढ़ाई करना चाहते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे अजय ये कह रहे थे मैं कमरा लेके 6 महीने की तैयारी करना शुरू करना चाहता हूँ, मतलब कमरा लेके 6 महीने के लिए। तो अभी आप रूम मत लीजिए, अभी आप
जो है तैयारी अपनी घर से ही शुरू करिए। और तैयारी शुरू करने में क्या है, इतना मटेरियल इकट्ठा करिए। इकट्ठा करने के बाद ये जो क्वेश्चन पेपर ये करना होता है ना, ये क्या लिखा है, ये जो आप एनालिसिस करोगे, होमवर्क करोगे, इसमें भी काफ़ी समय लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये आपको घर पे ही अपना काम कंप्लीट करना पड़ेगा। और जब आप यहाँ पे आ जाएं, मतलब यहाँ पे आ जाएं तैयारी शुरू करने की स्थिति में, कब, जब आपके क्वेश्चन पेपर एनालिसिस हो जाएं, सिलेबस एनालिसिस हो जाए, मटेरियल हो जाए, इसके बाद आप रूम लेकर तैयारी कर सकते हैं। पहले इतना काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये वीडियो केवल पढ़ने वाले लोगों के लिए है, और जिनका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है उनके लिए वीडियो नहीं है, उनको तो समझ में ही नहीं आएगी।